अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टूडेंट्स हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू सब शेल, शेल और सब शेल अकॉर्डिंग टू 3 रूल्स एंड 2 फैक्ट्स इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब रूल्स कौन कौन से हैं? ऑफबू प्रिंसिपल है, हॉर्न्स रूल है, ठीक है, और भी हैं हमारे पास। लेकिन यहाँ पे मकसद वो रूल्स जो हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने करनी कैसे है। अमूमन एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आ जाता है कि राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आगे एक एलिमेंट दिया हुआ होता है, उसका एटॉमिक नंबर दिया हुआ होता है, तो उसमें जाके बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर उनको डेफिनेशन पूछ ली जाए तो सिंपली वो बता देते हैं कि फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है उसको क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब स्टूडेंट्स इसमें सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसमें हम डिस्कस करेंगे N+L रूल को डिस्कस करेंगे। N+L के अकॉर्डिंग देखेंगे कि किस शेल में इलेक्ट्रॉन पहले फिल होंगे, किस शेल में बाद में फिल होंगे। लेकिन उसके साथ मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा जिससे आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कभी भी गलत नहीं होगी, तो वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा। तो चलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तरफ, N+L रूल की तरफ। तो हमारे पास N+L रूल, जिसे विज-वाइजर रूल भी कहते हो। अब क्वेश्चन ये आता है स्टूडेंट्स कि N+L रूल क्या है? व्हाट इज N+L रूल? N+L रूल, पहली बात तो ये है, N+L रूल क्या है स्टूडेंट्स? N+L रूल जो है उसमें ये कहा गया है कि जिस भी सब शेल की वैल्यू जो है N+L वैल्यू वो कम होगी वो फर्स्ट फिल होगा, उसमें इलेक्ट्रॉन हम पहले फिल करेंगे, और जिसकी N+L वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट्स, हाई होगी, उसमें हम इलेक्ट्रॉन कब फिल करेंगे, बाद में फिल करेंगे। या इस तरह की तरीके से भी आप कह सकते हो कि जिस सब शेल की N+L वैल्यू कम है उसमें इलेक्ट्रॉन पहले फिल होते हैं, और जिसकी N+L वैल्यू क्या है, हाई है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन कब फिल होंगे, बाद में फिल होंगे। अब यहाँ पे जो है स्टूडेंट्स N क्या है, ये है नंबर ऑफ शेल इन एन आइटम, और इधर L क्या है स्टूडेंट्स, अज़ीमुथल क्वांटम नंबर। इससे पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूं स्टूडेंट्स के जो L की वैल्यू होती है आपको पता है वो N में से 1 को माइनस कर दो। किस तरीके से स्टूडेंट्स? कि फॉर एग्जांपल आपके पास N इज इक्वल टू क्या है, 1, तो आप L की अगर वैल्यू निकालोगे तो N में से -1 का मतलब क्या है, आप 1 में से ही 1 माइनस कर रहे हो, तो आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 0। ठीक है, इस तरीके से। लेकिन आप सिंपली इसको याद कर लो, इस तरीके से निकालने की भी जरूरत नहीं कि जो L की वैल्यू है स्टूडेंट्स, L की वैल्यू s ऑर्बिटाल अगर होगा, s ऑर्बिटाल, तो s ऑर्बिटाल के लिए आपके पास जो L की वैल्यू होगी L इज इक्वल टू 0 होगा। जो p ऑर्बिटाल है स्टूडेंट्स, p ऑर्बिटाल, तो उसके लिए L की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। और जो d ऑर्बिटाल है, ऑर्बिटाल, तो इसके लिए L की वैल्यू क्या होगी, 2। और जो f ऑर्बिटाल होगा, f ऑर्बिटाल के लिए आपके पास स्टूडेंट्स L की वैल्यू क्या है, 3 है। इसे अपने माइंड में बिठा लें। तो चलिए स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि कैसे इसको हमने जो है फिलिंग करनी है इलेक्ट्रॉन की। फॉर एग्जांपल हम क्या देते हैं स्टूडेंट्स, 1s, फिर 2s लिख देते हैं, फिर 2p लिख देते हैं, ठीक है, फिर 3s, फिर 3p, फिर 3d, फिर क्या होगा, 4s। अब सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं करने जा रहा हूं इसके लिए N+L रूल अप्लाई करूंगा, इसके लिए, ठीक है। इधर मैं N+L वैल्यू लिख देता हूं, N+L,
इधर मैं कहता हूं कि 1s के लिए मैं फाइंड करने जा रहा हूं। तो 1s के लिए स्टूडेंट n की वैल्यू क्या होगी? आपको पता है स्टूडेंट्स कि ये जो नंबर होता है यहाँ पे, ये नंबर ऑफ शेल शो करता है। किस चीज को शो करता है? नंबर ऑफ शेल्स को शो करता है। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये हमारे पास किस शेल का s है? 1 का। तो n की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट्स? 1 प्लस मैंने s है बेटा ऑर्बिटल, तो s के लिए मैंने बताया कि यहाँ पे l की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं? 0। तो इसके लिए वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स? 1। तो आप देख लेते हैं बेटा सेकंड के लिए 2s के लिए, अगर मैं 2s के लिए लिखूं तो 2s के लिए नंबर ऑफ शेल कौन सा है? दूसरे शेल का s है, तो n की वैल्यू क्या होगी? 2 प्लस s है तो 0 होगा, इज इक्वल टू अब क्या हो जाएगा? 2। इसी तरीके से स्टूडेंट्स p के लिए अगर मैं देखूं तो p के लिए हमारे पास आ जाएगा 2p। अब 2p में क्या है स्टूडेंट्स? ये किस शेल का है बेटा? ये सेकंड शेल में है। किसमें है? सेकंड का, क्योंकि 2 साथ लिखा हुआ। तो यहां पे n की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट्स? 2 होगी। और p के लिए मैं पहले आपको बता चुका हूं कि p ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा? 1 इज इक्वल टू 3। अब स्टूडेंट्स ये मैंने यहाँ पे 3 एग्जांपल्स आपके सामने की हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी वैल्यू n प्लस l वैल्यू सबसे कम है, तो इलेक्ट्रॉन पहले इसमें फिल होंगे। इसकी वैल्यू उसके मुकाबले में ज्यादा है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? फिल होंगे, इसके मुकाबले में कम है। अब इसकी वैल्यू क्या है? ज्यादा है, तो फिर हम इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? फर्दर जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो हम इसमें फिल करेंगे। 2 है, 4 है, 6 है, जो भी। यहां तक तो ये हमारे पास ठीक जा रहा है। तो हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरीके से लिखी। अब मैं एग्जांपल करने जा रहा हूं 3D और 4s के ऊपर अप्लाई कर लेते हैं स्टूडेंट्स। लेट्स से कि मैं n प्लस l वैल्यू देखने जा रहा हूं 3D के लिए। अब n की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स? ये थर्ड का d है, तो n की वैल्यू क्या होगी? शेल नंबर कितना होगा? 3 होगा। l की वैल्यू अगर आप देखो स्टूडेंट्स, यहां पे देख लो, ये l की वैल्यू आपकी 3D ऑर्बिटल के लिए d ऑर्बिटल के लिए क्या होती है? 2 होती है। तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा? 2 लिखूंगा। तो आपके पास आंसर क्या आएगा? 5। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो इसके लिए क्या है हमारे पास आंसर? 5। अब यहां पे 4s के लिए मैं फाइंड करने जा रहा हूं। तो 4s के लिए यहां पे देखें स्टूडेंट्स, यहां पे वैल्यू क्या है इसकी? n की वैल्यू होगी 4 प्लस जी स्टूडेंट्स s के लिए मैं पहले बता चुका हूं, s के लिए l की वैल्यू क्या होती है? 0। तो यहां पे आंसर क्या होगा? 4। तो अब कम वैल्यू मैंने पहले बताया था स्टूडेंट्स, मैंने पहले बताया था आप लोगों को कि जिसकी n प्लस एल वैल्यू कम होगी उसमें इलेक्ट्रॉन पहले फिल होगा, और जिसकी n प्लस एल वैल्यू क्या होगी? हाई होगी, उसमें इलेक्ट्रॉन बाद में फिल होगा। तो अकॉर्डिंग टू n प्लस एल रूल 4 की वैल्यू कम है जबकि 3D की वैल्यू ज्यादा है। तो यहां पे जो हमारे पास सीक्वेंस बनेगा वो ये नहीं होगा स्टूडेंट्स, वो क्या होगा? यहां पे हम लिखेंगे 4s, फिर उसके बाद आएगा हमारे पास 3D। तो पहले इलेक्ट्रॉन आप s में फिल करोगे, फिर जाके जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो किस में फिल करोगे? d में फिल करोगे। तो ये रीजन है कि 4s की आपके पास क्या है? पहले आप लिखते हो, फिर उसके बाद 3D। अगर आपसे पूछा जाए कि 4s में इलेक्ट्रॉन पहले फिल होते हैं 3D के मुकाबले में, तो आप क्या बताओगे? आप बताओगे क्योंकि 4s की जो n प्लस एल वैल्यू है स्टूडेंट्स वो क्या होती है? कम होती है, जबकि 3D की n प्लस एल वैल्यू जो है वो हाई है। इस वजह से अकॉर्डिंग टू n प्लस एल रूल हम इलेक्ट्रॉन पहले किस में फिल करते हैं? जिसकी n प्लस एल वैल्यू क्या हो? कम हो, और जिसके बाद में किस में फिल करेंगे? जिसकी n प्लस एल वैल्यू क्या हो? हाई हो। यहां तक तो बात क्लियर है स्टूडेंट्स, ये हमने n प्लस एल रूल देखा। अब अगर हम बात करें स्टूडेंट्स डीजनरेटेड ऑर्बिटल की, कि डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स के ऊपर ये अप्लाई होता है या नहीं अप्लाई होता, तो डीजनरेटेड ऑर्बिटल स्टूडेंट्स कौन से होते हैं? डीजनरेटेड ऑर्बिटल होते हैं जिनकी एनर्जी क्या हो? सेम हो। क्या हो स्टूडेंट्स? सेम हो। तो मैं यहां पे क्वेश्चन लिख लेता हूं, इज n प्लस एल रूल इज
applicable for degenerated orbitals. अब डीजेनरेटेड ऑर्बिटल की अगर बात करो स्टूडेंट्स, तो ये मैं इसको ले लेता हूं। इसमें पी में आपको पता है 3 डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स हैं। कौन कौन से स्टूडेंट्स? अगर 2p की बात करो तो 2px, 2py एंड 2pz। ये 3 हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स? इस p के ऑर्बिटल हैं। इसी तरीके से d5 और f के कितने डीजेनरेटेड ऑर्बिटल होते हैं स्टूडेंट्स? 7। अब यहां पे स्टूडेंट्स में इसको अप्लाई करने जा रहा हूं। फॉर एग्जांपल n+l रूल में यहां पे लिख देता हूं। इसको अप्लाई करके देख लेते हैं। 2px के ऊपर अप्लाई करता हूं अगर लेट से, तो 2px के लिए हमारे पास बेटा 2 जो है नंबर ऑफ शेल है, तो यहां पे क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अब p के लिए आपको पता है स्टूडेंट्स कि l की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। जब l की वैल्यू 1 होगी तो मैं यहां पे 1 लिखूंगा, आंसर आएगा 3। क्लियर? इसी तरीके से स्टूडेंट्स 2py में हमारे पास देखें n की वैल्यू क्या है? n की वही 2। अब p की वैल्यू l की वैल्यू जो है p के लिए वो क्या आती है? 1 = 3। इसी तरीके से अगर मैं 2pz इसके लिए अप्लाई करूं, तो अब नंबर ऑफ शेल इसमें भी कौन सा? n की वैल्यू क्या है? इधर भी 2 है। 2 प्लस l की वैल्यू क्या होगी? p के लिए आपको पता है l की वैल्यू 1 होती है, तो 3। तो इसका भी 3 है, इसका भी 3 है, इसका भी 3 है। अब इलेक्ट्रॉन आप इधर फिल करो, पहले इधर फिल करो, इधर फिल करो, किसी में इलेक्ट्रॉन फिल कर लो स्टूडेंट्स, इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। पहले इलेक्ट्रॉन आप 2px में फिल कर सकते हो, 2px के बजाय z में फिल कर सकते हो, y में फिल कर सकते हो, क्योंकि इनके एनर्जी लेवल क्या है? सेम है। और अमूमन बच्चा यहाँ पे कंफ्यूज होता है कि इलेक्ट्रॉन पहले 2px में जाएगा। ज़रूरी नहीं है स्टूडेंट्स, आप 2py में रख सकते हो, 2pz में रख सकते हो। लेकिन जो n+l रूल है स्टूडेंट्स, वो ये कहता है कि इनमें से सबकी एनर्जी सेम है, आप किसी में भी इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कर सकते हो। इनमें ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहा, इसलिए हम कहते हैं कि n+l रूल जो है वो एप्लीकेबल नहीं है, डीजेनरेटेड ऑर्बिटल के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। क्यों एप्लीकेबल नहीं है स्टूडेंट्स? आपने बताना है कि डीजेनरेटेड ऑर्बिटल के लिए n की वैल्यू तमाम डीजेनरेटेड ऑर्बिटल के लिए जो एक शेल के हों उनके लिए n की वैल्यू प्लस l की वैल्यू क्या होती है? सेम होती है। चलिए, ये तो था स्टूडेंट्स n+l रूल। अब थोड़ा सा देख लेते हैं इसको हम शॉर्टर वे में, शॉर्टकट से कैसे करते हैं। और वो आपके पास जो होगा, जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन स्टूडेंट्स आएगी आपके पास, वो अकॉर्डिंग टू क्या होगी? n+l रूल होगी। ये अमूमन फर्स्ट ईयर के लेवल के ऊपर ये n+l रूल पूछा जाता है। 9th-10th के स्टूडेंट्स डायरेक्टली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख सकते हैं, मैट्रिक लेवल के स्टूडेंट्स। चलिए स्टूडेंट्स, अब जरा एटम को देखते हैं, फिर एक शॉर्टकट भी देखते हैं। मैं इधर एटम की डायग्राम ड्रा कर देता हूं कि आपके पास जो है एटम कैसे आएगा। एटम तो सभी आप जानते हो स्टूडेंट्स कि हमारे पास जो है सेंटर में न्यूक्लियस है, इधर हमारे पास क्या है? सेकंड शेल, थर्ड शेल और फोर्थ शेल। अब इसको क्या कहते हो स्टूडेंट? n1 शेल 1 है। इसको क्या कहते हो? n2 कहते हो। इसको क्या कहते हो? n3 कहते हो स्टूडेंट्स। देख रहे हैं सब लोग? इधर n4। अब आप सबको पता है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें नंबर ऑफ सब शेल कितने होते हैं, तो आप बता दोगे s होता है। अगर इसमें सेकंड वाले में पूछूं तो आप बताओगे s और p होता है। अगर 3 वाले सब शेल में पूछूं तो आप कहोगे जी 3 सब शेल होते हैं। कौन कौन से? s, p, d। और अगर मैं 4th वाले का पूछूं तो आप फौरन से बताओगे कि क्या है? 4 होते हैं। ऐसे ही है।
अब लेट्स से कि स्टूडेंट्स आपके पास कोई भी एटम आ गया है जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने लिखनी है और आपके लिए मसला बन चुकी है। लेट्स से कि हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, मैं कहता हूं कि एटॉमिक नंबर किसी का भी एलिमेंट का, कोई सा एलिमेंट आप ले सकते हो जिसका एटॉमिक नंबर 50 था, उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके पास लिखने के लिए दे दी गई है 50 एटॉमिक नंबर वाले के लिए। अब स्टूडेंट्स आपने करना क्या है, आपने कुछ इस तरीके से लिख लेना है, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल डिविजनल पब्लिक स्कूल डिविजनल पब्लिक स्कूल फेडरल डिविजनल पब्लिक स्कूल फेडरल डिविजनल पब्लिक स्कूल। तो ये आपके पास एक शॉर्टकट है स्टूडेंट्स। आप देखते हैं इस शॉर्टकट को हमने इससे कैसे फायदा लेना है। अब स्टूडेंट्स एक बात यहां पे याद रखनी है आपने लाजमी, वो ये है कि जब हम नंबरिंग कर रहे होंगे हमने पहले क्या लिखा, स्कूल स्कूल, मैं बाद में लिख दूंगा, पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, डिविजनल पब्लिक स्कूल डिविजनल पब्लिक स्कूल, फेडरल डिविजनल पब्लिक स्कूल फेडरल डिविजनल पब्लिक स्कूल। हर वर्ड 2 टाइम्स है, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल फेडरल डिविजनल पब्लिक स्कूल डिविजनल पब्लिक स्कूल, फिर फेडरल डिविजनल पब्लिक स्कूल एंड फेडरल डिविजनल पब्लिक स्कूल। अब एक बात याद रखिएगा स्टूडेंट, नंबरिंग करते हुए सबसे पहले आपने एस को नंबर करना है, सारे के सारे एस को यहां से लेकर यहां तक नंबर कर दो, गट्ठे नंबर नहीं करना कभी भी एस पी डी और एफ को, वरना आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। अब स्टूडेंट्स आपने उसके बाद पी, सब पी को नंबर करना है, फिर डी को, फिर एफ को, बारी बारी नंबर करते जाना है। तो यहां पे देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास जो पहला एस है कहां पे आ रहा है, 1 में, n इज इक्वल टू 1 में पहला एस आ रहा है, तो यहां पे पहले एस को नंबर करोगे 1, इसकी नंबरिंग 1 से स्टार्ट करोगे, दूसरे को 2, तीसरे को 3, चौथे को 4, पांचवें को 5, छठे को 6, फिर यहां पे 7 और यहां पे आपके पास क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। आप देख लें स्टूडेंट्स, मैंने जैसे आपको पहले बता चुका हूं कि पहले सिर्फ एस को नंबर करना, तो मैंने सिर्फ एस को किया है। अब मैं स्टार्ट लेने लगा हूं पी से। तो स्टूडेंट्स यहां पे देखें, पहला पी, इससे पहले कोई पी नजर आ रहा है आपको, कोई पी नहीं है। अब पहला पी कहां पे आ रहा है, n इज इक्वल टू 2, मतलब सेकंड शेल में पहला पी आ रहा है, तो पहले पी को क्या नंबर करोगे, सेकंड नंबर करोगे ना, क्योंकि सेकंड शेल में तो पी की नंबरिंग आप 2 से स्टार्ट करोगे क्योंकि ये शेल 2 के अंदर है। तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, इस तरीके से। आप देखें पहले मैंने एस को किया नंबर, फिर उसके बाद मैंने किसको किया, पी को नंबर किया। अब चलते हैं डी की तरफ। तो पहला डी स्टूडेंट्स, पहला डी कहां पे आ रहा है, 3 में आ रहा है, n इज इक्वल टू 3 में, तो पहले डी को क्या नंबर करोगे, 3 करोगे, फिर दूसरे डी को 4 करोगे, फिर तीसरे डी को 5 करोगे, चौथे डी को 6 करोगे। और लास्ट में हम बात करते हैं एफ की। तो एफ कौन से शेल में आ रहा है, 4th में, n इज इक्वल टू 4 में, तो पहले एफ को क्या नंबर करोगे स्टूडेंट्स, 4, यहां पे आपके पास आ जाएगा 4 और इधर क्या होगा 5। अब ये स्टूडेंट्स आपने नंबर कर लिया, अगर आपके पास ये 8, 7, 6, 5 इस तरीके से आ रहे हैं चेक कर लें, तो इट्स मीन आपने कोई गड़बड़ इसके अंदर नंबरिंग में नहीं की। और अगर इनकी तरतीब इस तरीके से उलट में नहीं आ रही 5, 6, 7, 8 लास्ट 4 के लिए, तो इसका मतलब है आप कोई ना कोई इसमें गड़बड़ कर रहे हो। ये तो हमने नंबर ऑफ शेल लिख लिए। अब स्टूडेंट्स आपको यह भी पता है कि एस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, पी में मैक्सिमम 6 होते हैं, डी में कितने होते हैं स्टूडेंट्स 10 और एफ में कितने होते हैं 14।
ठीक है स्टूडेंट्स। अब एटॉमिक नंबर 50 था, तो यहां पे मैंने इलेक्ट्रॉन फिल किए स्टूडेंट्स 2, फिर s में 2, फिर इधर p में 6, फिर इधर s में 2, फिर इधर 6, फिर इधर 2, फिर इधर कितने हो गए 10, इधर 6। अब चले देखते हैं बेटा 4, 10, 12, 18, 19, 20, 20 के बाद 30, 36, 38 और यहां पे कितने हो रहे हैं डी में 10, 48 और यहां पे लास्ट हमारे पास कौन सा बच गया स्टूडेंट 5p। यहां तक स्टूडेंट्स हमने काउंट करके देखा कि यहां तक 48 इलेक्ट्रॉन्स थे। 4d तक कितने इलेक्ट्रॉन फिल हुए स्टूडेंट्स 48। अब यहां पे हमारे पास जो एटम है दिया हुआ वो क्या है एटॉमिक नंबर 50 है, तो यहां पे इस p में कितने आएंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि 48 हम फिल कर चुके हैं तो 2 आएंगे। अब p में आपने जबरदस्ती 6 इलेक्ट्रॉन फिल नहीं करने, लास्ट पे जो जितने बच जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स उतने आप फिल करोगे। ये लिखे हुए बेटा मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन लास्ट में जो जितने इलेक्ट्रॉन आपके पास बच जाएंगे वो आपने क्या करने हैं यहाँ पे लिखने हैं। अब ये बाकी को क्या कर दो, इससे आगे रेज कर दो। आप पहले इस तरह करो, लेड पेंसिल से लिख लो। लेड पेंसिल से लिखने के बाद आपने क्या करना है उसको फिलिंग करके बाकी को रब कर दें। तो ये बात यहाँ तक स्टूडेंट्स क्लियर हो गई जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमने देखी। अब किसी की भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आ जाती है, चाहे उसका एटॉमिक नंबर 90 है, 100 है, 40 है, 30 है, कुछ भी है, आपके लिए कोई इशू नहीं है। और ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू n+l रूल है। हमने n+l रूल जब अप्लाई किया था तो हमने देखा था 4s पहले आता है, 3d बाद में आता है। तो यहां पे चल के देखते हैं स्टूडेंट्स, 4s पहले है, ये देखें स्टूडेंट्स 4s कहां पे है पहले है, और 3d कहां पे आ रहा है उसके बाद में। तो इसका मतलब है ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमारी किसके मुताबिक है अकॉर्डिंग टू n+l रूल है। बस सिर्फ ध्यान आपने ये रखना है कि आपने पहले सिर्फ s को नंबर करना है तरतीब के साथ, फिर आपने तरतीब के साथ p को नंबर करना है, फिर आपने तरतीब के साथ d को नंबर करते जाना है, और फिर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं स्टूडेंट्स। लेकिन साथ साथ काउंट भी करना है आपने। देखें यहाँ पे हमारे पास 4d में कितने इलेक्ट्रॉन 10 आने के बाद 48 हो गए थे, हमने लास्ट पे कितने फिल किए सिर्फ 2 फिल किए। ऐसा ना हो कि आप p में क्या करते रहे 6 इलेक्ट्रॉन फिल करते रहे। तो ये थी हमारी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन स्टूडेंट्स, वेरी इजी वेरी सिंपल मेथड। कभी भी एक और मेथड भी है एरो के साथ अमूमन जो है वो लगाने वाला। तो स्टूडेंट्स इसके साथ मैंने अक्सर देखा है कि जो स्टूडेंट्स हैं जब इस मेथड के साथ एरो वाले मेथड के साथ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं तो उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। ये आप एक मरतबा से याद कर लोगे, उसके बाद कभी भी आपकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन गलत नहीं होगी। इसमें मैंने आपको बताया था स्कूल बेशक लिख लो स्टूडेंट्स, में बल्कि यहाँ पे इसको लिख भी देता हूँ। अब मैं ये मिटा रहा हूँ स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ताकि मैं यहाँ पे आपके लिए वर्डिंग लिख सकूँ। ये इलेक्ट्रॉन्स भी मिटा रहा हूँ। ये आपके पास स्कूल पब्लिक स्कूल, ये आपके पास हो जाएगा पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, डिविजनल पब्लिक स्कूल, डिविजनल
पब्लिक स्कूल, फेडरल डिविजनल पब्लिक स्कूल। अब ये थोड़ा सा छोटा हो गया स्टूडेंट्स, ये भी आगे भी फेडरल डिविजनल पब्लिक स्कूल। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद रखेंगे तो ये आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कभी ना तो आपको भूलेगी और ना ही कभी आपकी ये गलत होगी। अगर स्टूडेंट्स आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, ट्रिक टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो स्टूडेंट्स आप जो है आपने लाजमी मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना है।